Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. So, students, we were doing class 9th, chapter 1, history. So, students, हम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें जो है वो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ हमें मिले हैं. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है. एंड इसके बाद फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी. और लुईस 16 जो राजा बना था 1774 में. सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमने देख लिया था. आज जो हम करेंगे चैप्टर, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ्रांस जो था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो बन चुका था, ठीक है, बन गया था. मतलब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी था, संविधान भी था, कानून भी था, एंड मोनार्की. मोनार्की मीन्स द रूल ऑफ किंग, यानी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था और राजा का भी रूल था. सो शुरू करते हैं. नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791. सो नेशनल असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ड्राफ्ट 1791 में कंप्लीट कर लिया था. एंड इट्स जो मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. और इसका जो एक मेन पर्पस था वो क्या था कि राजा की पावर को कंट्रोल करना, लिमिट करना, ठीक है. These powers, instead of being concentrated in the hand of one persons, were now separated and assigned to different institutions. सो अब जो पावर थी अब एक हाथों में, एक पर्सन के हाथों में ना रहकर अब इसको जो है वो डिवाइड कर दिया था, ठीक है, सेपरेट कर दिया था डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में. द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है. तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर को जो था वो डिवाइड कर दिया गया था, जो कि पहले राजा के हाथ में सारी पावर थी लेकिन अब उसको डिवाइड कर दिया था. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और इसी ने जो है वो फ्रांस को क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो बना दिया. सो स्टूडेंट्स, आगे हम जो है वो यहाँ से समझेंगे कि एक्चुअली सारा सिस्टम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फ्रांस सोसाइटी में एक तो थे वो एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिन्हें की वोटिंग राइट्स थे. और वो कितने थे? लगभग 28 मिलियन पॉपुलेशन में से ओनली 4 मिलियन पॉपुलेशन को ही क्या थे? वोटिंग राइट्स थे. एंड पैसिव सिटीजन्स आप देख सकते हो, नो वोटिंग राइट्स. पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है. एंड ये पॉपुलेशन थी लगभग, इसमें जो था वो लगभग 3 मिलियन मैन थे. एंड वुमेन, चिल्ड्रन और जो 25 साल से नीचे का जो यूथ था वो सभी इसमें इंक्लूडेड थे पैसिव सिटीजन्स में. आफ्टर दैट एक्टिव सिटीजन्स ही क्या करते थे? इलेक्ट करते थे, अपना वोट दे के जो है वो जजेस को अपॉइंट करते थे, ठीक है, जुडिशरी को बनाते थे. एंड एक्टिव सिटीजन्स ही क्या करते थे? इलेक्टर्स. इलेक्टर्स को, मतलब ये जो जो था 4 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, यही क्या करती थी? वोट दे के जो है वो इलेक्ट करती थी, ठीक है. जो लीडर थी वो चूज़ करती थी. और ये इलेक्टर जो थे वो लगभग 50,000 इलेक्टर्स जो थे वो इलेक्ट होके आते थे. और जो कि वहीं से जो है वो वही जो है वो इलेक्ट करती थी नेशनल असेंबली के मेंबर्स. तो नेशनल असेंबली के टोटल कितने? 745 मेंबर्स को ये इलेक्टर्स जो थे वो इलेक्ट करते थे. एंड नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करती है किसको? किंग को. किंग के ऊपर कंट्रोल करती है. एंड ऑल्सो कंट्रोल मिनिस्टर्स. एंड लेकिन इसके अलावा जो किंग था उसके पास एक बीटो पावर थी, ठीक है. और बीटो पावर मतलब उसका ये मतलब है कि जो राजा था वो नेशनल असेंबली के किसी भी डिसीजन को जो था वो उसका विरोध कर सकता था, ठीक है. तो उसको कहते हैं राजा की जो बीटो पावर थी वो. तो ये सारा जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम था फ्रांस में. आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, इसने जो था वो सारी पावर जो थी वो किसको दे दी? नेशनल असेंबली को। ठीक है, सारा कानून बनाने का जो सारी पावर थी वो नेशनल असेंबली को दे दी, विच वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। एंड सिटीजन वोट वर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, और जो सिटीजन्स थे वो वोट देते थे। सिटीजन्स कौन? जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जिन्हें वोटिंग राइट्स थे। एंड वो वोट देते थे, वो इलेक्टर्स को चूज़ करते थे, एंड देन इलेक्टर्स क्या करते थे? असेंबली चूज़ करते थे। ठीक है, वो बनाते थे नेशनल असेंबली। एंड ऑल सिटीजन मतलब सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ओनली मैन 25 ईयर्स ऑफ एज, मैन जो कि 25 साल से अबव थे। ठीक है, और जो टैक्स पे कर सकते थे कितना? एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर बेसिस, यानी कि किसी मजदूर की 3 दिन की जो मजदूरी है, ठीक है, मजदूरी के बराबर जो सैलरी है, जो वेजेस है, उतना कोई सिटीज़न अगर टैक्स पे करता है और 25 साल से ऊपर है तो वो एक्टिव सिटीज़न की कैटेगरी में आएगा और जिसको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज अ पैसिव, और जो इसके अलावा जो भी बचते थे मैन और वीमेन, वो थे पैसिव सिटीजन, जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। Then, to qualify as an elector, then a member of the assembly, a man had to belong to highest bracket of taxpayer। तो इसीलिए अगर जो है वो एक्टिव सिटीजन बनना है तो इसके लिए जो था वो जो भी मैन थे उनको हाई टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो जो था वो एक्टिव सिटीजन बन सकते थे और वोट देके जो था किसको चूज़ कर सकते थे? इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स आगे चल के नेशनल असेंबली जो थे वो बनाते थे। ठीक है, देन मूव करेंगे आगे। यस, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो लेडीज़ यहाँ पे हमें बता के रखी हुई हैं। तो ये जो लेडीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो लेडी है वो जिसने एक फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी लेडी जो है वो लॉ एंड कानून, ठीक है, लॉ एंड कानून को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस वन, तो यस, ये जो लेडी है ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लेडी है ये जो है वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब वो फ्रांस में आ गया है तो अब जो है वो फ्रांस जो है वो कानून के अकॉर्डिंग ही जो है वो उस वहाँ पे रूल होगा। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में, इसने कुछ राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप जो है वो अपनी बात को जो है वो फ्रीली रख सकते हो। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जो आप सोच सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब इक्वल हैं। बट एस्टैब्लिश अ नेचुरल इन एलियनेबल राइट्स, और ये सारे जो राइट्स थे वो नेचुरल थे। इन एलियनेबल मतलब ये सभी को फ्रांस में जो है वो मिलने, सभी को, हर एक सिटीजन्स को दिए गए थे, और इन एलियनेबल थे मतलब इनको कोई अलग नहीं कर सकता था, कोई जो है वो सिटीजन से छीन नहीं सकता था। दे बिलोंग टू द ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, और ये सिटीजन्स को जो था वो बाई बर्थ दिए जा रहे थे, इनको इनसे कोई छीन नहीं सकता था। इट वॉज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि हर एक सिटीजन्स के ये जो राइट्स थे इनको इनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये हमने देखा। देन आगे हम देखेंगे यहाँ पे सोर्सेस सी में आप देख सकते हो कुछ राइट्स जो हैं वो फ्रांस के सिटीजन्स को जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप बेटा इसको स्टडी कर सकते हो। देन आगे हम मूव करेंगे
रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो बेटा ये जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, जो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसको जो है वो मैसेज करते थे। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ दिस वन, द ब्रोकन चेन। तो ब्रोकन चेन जो है वो ये बताती है चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, मतलब अब हम जो है वो गुलाम नहीं हैं, हम फ्री हैं। एंड ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं। देन नेक्स्ट वन इज द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो रॉड्स हैं वो मिलके जो है वो बंडल बना रही हैं, ठीक है। तो वन रॉड है, एक सिंगल रॉड होगी तो उसको इजीली कोई ब्रेक कर देगा, लेकिन जब ये यूनाइटेड होंगी, इकट्ठी होंगी, तो जो है वो कोई उसको नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो यानी कि यूनिटी यहाँ पे जो है वो बताई जा रही है। तो ये एक मैसेज देती है कि फ्रांस को भी ऐसे एक यूनिटी बना के जो है वो चलना है। देन नेक्स्ट वन इज द आई विद इन आ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इसके बीच में एक आई हमें दिखाई गई है, जो कि जिससे हम समझते हैं नॉलेज, ठीक है, कि अब हम जो है वो जो इग्नोरेंस से, ठीक है, क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, उससे हम काफ़ी दूर हैं। अभी हमारे पास क्या है, नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है। देन सेप्टर। सेप्टर जो है वो सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये राजा की पावर को रिप्रेजेंट करता है। देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो, एक जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, देखो, एक कभी ना ख़त्म होने वाला जो है वो जिससे यहाँ पे बताया गया है सिंबल ऑफ एटर्निटी, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला जो सर्कल है, ठीक है, मतलब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये लगातार जो है वो अब कभी नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है, और जो है वो एटर्निटी को ये शो करते हैं। देन आगे हम मूव करते हैं। देन नेक्स्ट वन, ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये है हमारी रेड फ्रीजियन कैप। रेड फ्रीजियन कैप जो है वो शो करती है कैप वॉर्न बाय द स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जो स्लेव थे वो अपने आप को बता रहे थे कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, ठीक है। तो वो जो गुलामी से जो आज़ाद हुए जो स्लेव थे वो रेड कैप पहनते थे और अपने आप को फ्री जो थे वो आज़ाद मानते थे, ठीक है। देन ब्लू वाइट रेड, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, तो ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। द नेक्स्ट लेडी द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, तो ये कानून को रिप्रेजेंट कर रही है। देन द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, तो इससे हमें शो होता है कि लॉ सबके लिए इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये कानून को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।